और मेरे बच्चों की हाल चाल, सत श्री अकाल। यूट्यूब ने कुछ नहीं तो कम से कम शायर तो बना ही दिया। चलो आगे शुरू करते हैं। लेक्चर और थर्मोडायनामिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने स्टेटमेंट लिखी थी, उसे यूज किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। याद है ना? नहीं याद है तो देखो पिछला वीडियो, देखना जरूरी है। अच्छा, अब देखो क्या करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब एक चीज देखो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? भाई ऐसा क्या हो गया? या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है? देखो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है कि जो dq है ये इक्वल होगा du प्लस dw। मतलब ये नथिंग, ये जितने भी कंजर्वेशन के लॉज हैं एनर्जी के, ये सब का निचोड़ है। जितने भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अलग अलग स्टेटमेंट लिखो, ये सब का निचोड़ है। कहता है कि जितनी एनर्जी है उतनी ही रहेगी। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पूरा निचोड़ है, पूरा होल सोल है। ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा। क्या? एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। अब एक चीज देखो, ये कहता है ठीक है जी, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व रहता है। हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है, कर दो। यानी कि ये कहता है कि दोनों एक ही चीज है और इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। लेकिन ये नहीं कहता कि कब आप हीट को वर्क में कर सकते हो और कब आप वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब बताता तो है चेंज होगा, लेकिन कौन कब किस में चेंज होगा कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं। अब जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, भाई साइकिलिंग करो। आजकल लॉकडाउन का टाइम है और सब अपने घर पे बैठे हैं, तो क्या होता है भाई, बिस्तर पे पड़े पड़े बोर हो जाते हो ना, साइकिल उठाओ, साइकिलिंग करो। मैं भी करता हूँ, सारे करो। होता क्या है देखो, जब आप साइकिलिंग कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो और सामने कोई दिख गया तो क्या करते हो? ब्रेक लगाते हो, लगाते हो ना। मूविंग साइकिल के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ब्रेक लगाया, फ्रिक्शन हुआ, हमारी साइकिल रुक गई, काइनेटिक एनर्जी डम, खत्म कहानी काइनेटिक एनर्जी की। कहां गई भाई, कहां गई? फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से हीट निकला, हीट में गई। अब हीट कहां गई? वो कुछ हीट सराउंडिंग में चली गई, कुछ हीट किसने लिया? भाई साइकिल के पार्ट्स ने तो लिए, व्हील ने लिया, बहुत चीजों ने लिया, ब्रेक ने यूज किया, तो एनर्जी यहां हीट में कन्वर्ट हुई। अब जब आपने साइकिल रोक दी तो वो दोबारा से जो हीट डेवलप हुआ है वो वर्क में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? साइकिल अपने आप क्यों नहीं भागने लगी? भाई ऐसा हो तो मजा ना आ जाए, ऐसा हो तो मजा ना आ जाए। यहां से मैं रोज इंडिया गेट जाऊं और इंडिया गेट से फ्री फंड में आऊं, मेहनत नहीं करनी पड़े, एक ही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा काम तो अपने आप हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता, नहीं होता है ना। यानी कि हमने एक जगह देखा कि हमने हीट को, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी से हीट आया, लेकिन दोबारा हीट एनर्जी में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? इसको कोई आइडिया नहीं है। ये कहता है भाई मुझे नहीं पता, इसको कोई नहीं पता, इसको इस चीज का। ये कहता है सिर्फ मैंने बता दिया अब कन्वर्ट हो सकता है, अब तुम्हारे ऊपर है कौन किसको कब हो, कब कौन किस में कन्वर्ट होगा, अपने आप ढूंढो, मुझे इससे लेना देना नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल और बता, कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लो एक बॉल ऊपर से नीचे गिराया, नीचे गया ना, गया गया, टकराया, टकराया, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई,
वो दोबारा से हीट एनर्जी लेकर के अपने आप क्यों नहीं ऊपर चला जाता? पानी ऊपर से नीचे गिरा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा? एनर्जी तो लॉस हो रही है ना, काइनेटिक भी लॉस हो रही है, पोटेंशियल भी लॉस हो रही है, फिर दोबारा से वही डंप कैसे हो गया? वो दोबारा क्यों नहीं गया ऊपर वहां तक? नहीं गया ना। क्या हुआ? एक जगह तो हम कह रहे हैं कि ये चीज जो हमारा वर्क है हीट में कन्वर्ट हो रहा है, यहां भी दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, है ना। लेकिन दूसरी जगह हम अगर देखें तो हीट कहां वर्क में कन्वर्ट हो रहा है? नहीं हो पा रहा। यानी कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कहता है चेंज तो होगा, लेकिन कौन कब किस में चेंज होगा इसे कोई आइडिया नहीं है। यानी पहली चीज ये डायरेक्शन ऑफ चेंज नहीं बताएगा आपको। दूसरी चीज क्या नहीं बताएगा? ये नहीं बताएगा आपको कि चेंज जो हुआ है ना कितना हुआ है, बस कितना हीट से, मान लो कुछ मैंने मुझे वर्क चाहिए, तो उस वर्क के लिए मुझे कितना हीट देना पड़ेगा। अमाउंट कभी भी ये कंप्लीटली ये नहीं कहता कि पूरा हीट आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। अमाउंट ऑफ चेंज नहीं बताएगा, डायरेक्शन ऑफ चेंज नहीं बताएगा, अमाउंट ऑफ चेंज नहीं बताएगा। ये दो चीजें ऐसे कह सकते हैं कि मेन कमियां थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। समझ में आई बात? क्या नहीं बताएगा? डायरेक्शन नहीं बताएगा और अमाउंट ऑफ चेंज नहीं बताएगा। कोई कन्वर्ट तो हुआ, लेकिन कौन कब किस में कितना हुआ इसको कोई आइडिया नहीं है, बस होगा। ये लिमिटेशंस थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इसकी कमी फिर दूर करी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। और एक और चीज बताऊं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक और अलग कहानी बताता, अलग सी चीज है ये नहीं बताता क्या पॉसिबल है, ये बताता क्या इम्पॉसिबल है। ले लो भाई, अरे ये बता दो क्या पॉसिबल है। ये नहीं बताता क्या पॉसिबल है, ये कहता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है, ये चीज आप नहीं कर सकते हो। तो कान को सीधा नहीं पकड़ा उसने, कान को घुमा के पकड़ा। अब क्या करें, पकड़ा तो पकड़ा ही ना, पढ़ा तो कहानी ना। बस इतना समझ लो कि ये कहता है कि क्या कहता है कि ये हमें बताता है कि चेंज कितना चेंज होगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके लिए आप देखो, इसके दो फेमस स्टेटमेंट है, दोनों का कहने का मतलब एक ही है, कोई अलग नहीं है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, देखो आपको हमेशा एक चीज हमेशा कर सकते हो कि वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू 100% आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन रिवर्स प्रोसेस करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल ये मेन चीज है। इसको अगर देखेंगे ना तो ये क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, गूढ़ सत्य, डीप ट्रुथ है। क्या कहता है कि आप वर्क को तो हीट में, ये जो सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ भी स्टेटमेंट लिखो, आप 50 तरह के स्टेटमेंट लिख दो, अल्टीमेट कहने का मतलब यही है कि आप ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना सकते जो कंप्लीटली हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये मेन निचोड़ है किसका? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अगर आपको हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है तो आपको जो किस काम को कर रहा है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, बिना सपोर्ट के नहीं हो सकता ऐसा। समझ में आ गया? अब इसके देखो दो स्टेटमेंट से मैंने बताया, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट है इसका और एक क्लॉसियस स्टेटमेंट है। दोनों के कहने का मतलब वही है, ठीक है। एक को कान के सीधा पकड़ा, वही एक को कान को घुमा के पकड़ लिया, घुमा के, तो दोनों कहने का मतलब यही है, कोई अलग नहीं है। पहला स्टेटमेंट देखें, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन, कोई मशीन मान लो, विच एब्जॉर्ब हीट एंड परफॉर्म 100% वर्क। वही बताया मैंने, कोई अलग थोड़ी कह रहा है। कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं हो सकता जो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। वर्क को हीट में कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप हीट को वर्क में, अभी बताऊंगा आपको आगे क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, कभी भी आप हीट को वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? पता लगेगा जब हीट इंजन थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे भी तो आपको पता लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि एनी सेल्फ एक्टिंग मशीन जो अपने आप काम कर रही है, बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं है, अपने आप काम कर रही है, सेल्फ एक्टिंग मशीन कैन नॉट ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। चाय मेरी ठंडी हो गई, अपने आप गर्म हो जाएगी क्या? भाई गर्म करना पड़ेगा उसको। कभी देखा ऐसे कि मम्मी चाय ठंडी हो गई, क्या कहते हो मम्मी?
तो मम्मी कहती है पिया क्यों नहीं अब तक, मैं बार बार यही काम करती रहूं क्या तेरे लिए, बोलती है ना आपकी मम्मी कई बार। तो अगर ऐसा होता कि हीट का ट्रांसफर लो से हाई की तरफ हो जाता तो ये डांट ही ना पड़ती भाई साहब, किसी से डांट नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है। हीट का ट्रांसफर एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमेशा हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ तो हो सकता है, लेकिन अपने आप कहीं लोअर से हाइयर की तरफ पॉसिबल नहीं होना। अगर ऐसा आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, कोई बाहर से आपको एक्सटर्नल एनर्जी या कोई सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल बताऊं, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, ये काम तो होता है। अगर रेफ्रिजरेटर में को मेरा रेफ्रिजरेटर बहुत कूलिंग करता है, अबे रेफ्रिजरेटर थोड़ी करता है, इलेक्ट्रिसिटी से खाना हटा के देख ले पता लग जाएगा अभी कितना ठंडा करता है वो। रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन अपने आप को काम नहीं कर सकता, उसको काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर। अगर स्विच हटा लिया, डिब्बा ही तो है, डिब्बा ही तो है, क्या करोगे उस डिब्बे को लेकर के, बिजली खत्म, इलेक्ट्रिसिटी खत्म, रेफ्रिजरेटर काम खत्म। रेफ्रिजरेटर हीट का ट्रांसफर लो से हाई की तरफ तभी करता है जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं उसको, अपने आप नहीं कर सकता, नहीं तो डब्बा है, फेंक दो इस डब्बे को, यूजलेस है। दिस इज क्लॉसियस स्टेटमेंट कि अपने आप कोई भी ऐसा इंजन सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं है जो हीट का ट्रांसफर लो से हाई की तरफ करे। सारे के सारे अपने आप हीट का ट्रांसफर हाई से लो की ओर करते हैं, रिवर्स प्रोसेस इम्पॉसिबल है। ये आपका पूरा मैंने बताया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये स्टेटमेंट था दोनों, रट लो इसको। सबके कहने का मतलब, अल्टीमेट कहने का मतलब यही है कि वर्क को आप 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? गाड़ी रुकी, ब्रेक लगाया, फ्रिक्शन हुआ, वर्क एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई, सारी कन्वर्ट हो गई, दोबारा से दोबारा नहीं होगी कन्वर्ट, हो अपने आप कुछ करना पड़ेगा उसके लिए भाई। तो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये इसका स्टेटमेंट है। अब आती है बात को हीट इंजन की। हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन की, तो हीट इंजन क्या है जी? व्हाट इज हीट इंजन? हीट इंजन क्या होता है? ये क्या बोला है? नाम तो सुना ही होगा, कोई नई चीज थोड़ी है। सवारी तो रोज करते हो ना, मोटरसाइकिल की, साइकिल नहीं, सॉरी मोटरसाइकिल की, कार की, बस की, ट्रक की, मेट्रो की। ट्रक की सवारी करी कभी? मैंने करी है, मैंने करी एक बार। पता है आपको इस इंसिडेंट सुनाओ, यहाँ से मैं जा रहा था लखनऊ, भाई साहब रास्ते में फंस गया, बस नहीं मिली रात को, कोई हाईवे चला गया, एक बड़ा ट्रक वाला मिला, उठा के ले गया, हाईवे पे छोड़ दिया, पूरी रात धक्के खाता रहा, बड़ा बुरा हाल होता है। छोड़ो उस बात को, याद मत देखो यार, ये हीट इंजन से उसकी याद आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि मैं ये कह रहा था कि जो हीट इंजन होता है ये सब जगह यूज होता है। कहाँ यूज होता है? सब जगह। जितने व्हीकल्स होते हैं भाई, जो पेट्रोल से चलने वाले हैं, डीजल से चलने वाले हैं, कोयले से चलने वाले हैं, तो जो भी उनमें इंजन यूज होता है, डिवाइस यूज होता है, वो हीट इंजन ही होता है। अरे करता क्या है ये? इट कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। सब हीट इंजन यही काम करता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, करता सब यही है। क्या? ये हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। अभी मैंने बताया कि कोई भी औजार ऐसा, इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है, कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। अगर कोई कहता है ना कि मैंने बना दिया, ऐसा काम कर दिया, ऐसा बेवकूफ समझता है आपको, उसकी बात मत सुनना कभी, मेरी बात सुनो। तो अगर इस तरीके से हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? हीट इंजन कहते हैं। कई तरह के हीट इंजन होते हैं, डिपेंड करते। देखो एक चीज, हीट इंजन में 3 कंपोनेंट मेन होते हैं, 3 कंपोनेंट्स ऑफ हीट इंजन। डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा जरूरत नहीं है जानने की। कंपोनेंट्स ऑफ हीट इंजन। तो हीट इंजन के कंपोनेंट्स बेसिकली जो होते हैं वो 3 होते हैं, कोई भी हीट इंजन। एक हो गया आपका सोर्स ऑफ हीट जो हमेशा होगा T1 टेम्परेचर पे, यहां बोले तो हाइयर टेम्परेचर पर।
एक ऐसा होगा जो सोर्स ऑफ हीट कहलाएगा, ये हमेशा हायर टेम्परेचर पर होगा। लेट द टेम्परेचर इन T1, नाम से पता लग रहा है इसका काम क्या देना, ये हीट को देने का काम करेगा। दूसरी चीज आ जाओ, हमेशा हायर टेम्परेचर पे होगा। दूसरा हो गया इसमें को था वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस भाई हीट देगा किसको, जो काम कर रहा होगा उसी को तो देगा, वर्किंग सब्सटेंस उसको देगा। जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो अलग अलग हीट इंजन में अलग अलग होता है। किसी में पेट्रोल होता है जिसको कि हम पेट्रोल इंजन कहते हैं, मोटरसाइकिल। किसी में डीजल होता है, डीजल वाली गाड़ियां, ट्रक। किसी में सीएनजी भी होता है, आजकल तो सीएनजी बहुत चल रहा है भाई, लेकिन जो बैटरी वाला है वो नहीं है, ध्यान रखना। बैटरी वाले में ये चीज नहीं है, उसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, बाद में समझेंगे उसको। तो डीजल इंजन हो गया है ना, ट्रेन में भी यूज होता है। एक आपका होता है कोयला वोयला, कोयले को जला करके भी हीट प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो हीट स्टीम लेता है तो स्टीम इंजन हो जाता है। तो ये तो हो गए वर्किंग सब्सटेंस। अब उसके बाद अब हीट कहां प्रोड्यूस हो रहा है, सोर्स ऑफ हीट जो है वो कहां है, मेन बक्से के अंदर है, बक्से के बाहर है, फिर वहां से अंदर जा रहा है। अगर बक्से के बाहर है, चेंबर के बाहर से हीट आ रहा है अंदर, तो कहते हैं एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। और अगर बक्से के अंदर ही सारा काम हो रहा है, सारा काम निपटा दिया एक ही बक्से के अंदर में, समझ में आ गया, तो इंटरनल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है स्टीम इंजन, पहले पढ़ा होगा आपने। इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, है ना। पेट्रोल में एक पेट्रोल इंजन यूज होता है, डीजल में डीजल इंजन जो पावरफुल होते हैं थोड़े से ज्यादा, वो डीजल इंजन होते हैं, क्योंकि उसमें गैस को भी देखिए इतना कंप्रेस करते हैं कि अपने आप आग पकड़ लेता है वो, उसमें आग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आग लगेगा। कंप्रेशन से हीट प्रोड्यूस होगा ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो हीट कहाँ यूज होगा, उसको बर्न कर देगा, उसको आग लगे, खत्म, कहानी, एक्सपेंड कर जाएगा गैस, धक्का मार देगा पिस्टन को। तो ये हो गया वर्किंग सब्सटेंस। तो मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ कि वर्किंग सब्सटेंस क्या है, अलग अलग तरह के होते हैं, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन। हम यहां पर ये मान के चलेंगे कि वर्किंग सब्सटेंस हमारे लिए आइडियल गैस है। क्या मान के चलेंगे कि वर्किंग सब्सटेंस हमारे लिए आइडियल गैस है, ये मान के हम चलेंगे, याद रखना इसको, आइडियल गैस है। तीसरा हो गया आपका सिंक ऑफ हीट। सिंक ऑफ हीट, जो सिंक ऑफ हीट होता है ये हमेशा लोअर टेम्परेचर पे होगा, T2 पे। और T2 क्या है, लोअर टेम्परेचर। सिंक इज ऑलवेज एट लोअर टेम्परेचर, हमेशा सिंक लोअर टेम्परेचर पे होगा। लेट द टेम्परेचर इज T2। समझ में आ गई बात। और ये करेगा क्या, बचा कुचा चीज अपने पास ले लेगा, सोर्स हीट देगा, उस हीट से कुछ वर्क होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हीट को नहीं कर पाया उस सिंक को दे देगा, रिजेक्ट कर देगा, सिंक को ले ले भाई, मैं इसको कोई कन्वर्ट नहीं कर पाया, तू रख अपने पास इसको। ये काम किसका है, सिंक का है। अब आते हैं, देखो इसको हम ग्राफ से समझते हैं, थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम से, ग्राफ में ब्लॉक डायग्राम से। हीट इंजन का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, कैसा होता है, अभी बनाते हैं। अरे बचवा मेरे मुन्नो देखो, हाँ जी। तो ये हो गया हमारा, देखो क्या, ये है हमारा सोर्स ऑफ हीट। सोर्स ऑफ हीट हायर टेम्परेचर पर T1, यहां से हीट लिया कितना, Q1 लिया। किसने लिया, चलो इसको गोला कर देते हैं, गोला। मेरे अलग बुक्स में गोला ही बना रखा है, मैं भी गोला ही बना दूं भाई, गोले से बना रखा है, गोले से बना देता हूं, है ना। तो ये हो गया वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस मैं क्या लूंगा, वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस। इसने कुछ वर्क किया, ये कर दिया इसने वर्क, काम करके दे दिया हमें, इसका काम खत्म। जिस हीट को वर्क में नहीं कन्वर्ट कर पाया, मान लो Q2, इसको दे दिया इसने सिंक को, और सिंक हमेशा होगा लोअर टेम्परेचर पे, मैं आपको अभी बता चुका हूं। और एक और चीज पता है आपको कि ये जो हीट इंजन होता है ना, ये एग्जाम्पल है एक साइक्लिक प्रोसेस का।
ये काम करता है ना, ये एग्जांपल है साइक्लिक प्रोसेस। स्पेलिंग क्या है भाई? साइक्लिक प्रोसेस का एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। हीट इंजन एग्जांपल है साइक्लिक प्रोसेस का, याद रखना। कैसे देखो, होता क्या, बार बार अब इंजन धड़ी बार बार चेंज करते हो, पिस्टन ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना, ऐसे करता रहता है, पिस्टन करता नहीं करता, गया वापस नहीं आता क्या? फिर जाएगा कैसे? वापस नहीं आएगा तो ये गाड़ी चलेगी कैसे? आएगा तभी तो जाएगा, वही तो है। समझ जाओ बातों को, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। चलो इसका काम हो गया खत्म, इसको मैं हटा ही दूँ, क्या इसको लिखना बेकार है। क्लॉसियस और केल्विन का खेला खत्म, इसका खेला खत्म। अब देखो जी, मान लो अभी मैंने डायग्राम बनाया था, उसने कितना एपीएस उसमें, चलो देखते हैं। ये मान लो कोई हीट इंजन लिया मैंने, ये लिया मैंने हीट इंजन, ये हीट इंजन, इसमें लगा होता है एक पिस्टन, इसमें लगा होता है पिस्टन में लगा होता है क्रैंक, और पिस्टन जो है इंसुलेटिंग मटेरियल का होगा, हीट बाहर नहीं जाएगा इसमें से, समझ में आ गया? और यहाँ ये हो गया आपका, और ये यहाँ से इस तरह से आपका हो गया पिस्टन अंदर गैस भराया, मतलब इसके अंदर हमने गैस भर दिया, ये भर दिया जी इसके अंदर, और ये क्रैंक के साथ ऐसे कुछ क्रैंक होता है, वो लगा होता है आपके पास, है ना, ऐसे ऐसे धक 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 करता रहता है गाड़ी। ट्रेन देखा है कभी? ट्रेन के पहिए, पुराना कोई पिक्चर देखना, चुप 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 गाड़ी जो आ रही है ऐसे ऐसे करती आती है, ऐसे ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे ऐसे? भैया ये क्रैंक ही होता है जो पहिए को ऐसे ऐसे घुमाता है, पहिए घुमाता है, क्रैंक है ये। चुप 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 करती रहती है गाड़ी, चुप 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 गाड़ी करती है, ये बोलते हैं ना, किशोर कुमार गाना था किशोर कुमार का। ये देखो ये क्या है, ये एक ऐसे व्हील से लगा रहता है, व्हील है ये, व्हील ये व्हील है, यहाँ क्रैंक जुड़ा होगा यहाँ पर एक्सल से, ये हो गया व्हील होगा ऐसे। अब व्हील क्या करेगा, देखो क्या होगा, अब जैसे ही इसमें हम इसे कवर होता है ऐसे, अब इसकी अब बाहर तो गैस बाहर निकल जाएगा ना, कवर तो होगा ही ना, तो अब क्या होगा, अब जैसे ही इसमें हम लगाएंगे आग लगाएंगे तो क्या होगा, आग लगाते ही, अब आग लगाने का अलग तरीका, ये मत पूछना भाई आग कैसे लगाते हैं, या आग लगाना आपको खुद ही आना चाहिए। तो इसमें आग लगा, और आग लगाने के बाद क्या हुआ, ये बिजली गैस में कन्वर्ट हुआ, गैस का प्रेशर होता है ज्यादा, क्या होगा, बड़ी तेजी से इस पर प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगता है, थोड़ा सा मैंने इसको आगे पीछे बना दिया, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, गैस यहाँ की बजाय, नहीं तो गैस बाहर निकल जाएगा, गैस यहाँ की बजाय यहाँ भर देता हूँ, उसमें यहाँ भर देता हूँ, चलो गैस बाहर निकाल लेंगे, गैस को बाहर नहीं निकालना भाई, नहीं तो बाहर निकल जाएगा गैस हमारा। ये भर दिया हमने, ले लिया, और यहाँ हमने भर दिया गैस, ये देखो, ये यहाँ से इस तरह से होता है कि बाहर ना निकल पाए, कोई सोर्स होगा ऐसे डालने के अंदर, वो अलग चीज है। तो ये हमने दिया, तो ब्लॉक डायग्राम आपको सिंपल सा बता रहा हूँ। तो क्या होता है, जैसे आग लगाया, पिस्टन पे धक्का लगा, और पिस्टन ने ये घुमाया इसको, और जैसे ही आगे गया मोमेंटम होगा, है ना, मोमेंटम होगा, बस जितना ये धकेल सकता धकेल दिया इसने, वर्क कर दिया, मान लो वर्क कर दिया इसने W1, है ना, कैसे हीट लेकर के उसने वर्क किया। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये जाएगा आगे, ऐसे क्रैंक ऐसे जाएगा, तो वापस भी तो आएगा मोमेंटम की वजह से, रुक थोड़ी पाएगा वहां पर, तो फिर दोबारा से कंप्रेस कर देगा। और अगर एक्सपेंशन में, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपेंशन में वर्क, अगर एक्सपेंशन में हुआ, वर्क इन एक्सपेंशन, मान लो W1 हुआ, और वर्क इन कंप्रेशन, कंप्रेस भी तो हो रहा है ना, तभी तो साइक्लिक है, जहां गया वापिस आया, तो वर्क इन कंप्रेशन मान लो है W2, तो अगर W1 और W2 इक्वल हो गया तो गाड़ी कैसे चलेगी क्या? अरे नेटवर्क जब जीरो हो गया, कि एक बार सिस्टम ने वर्क किया पॉजिटिव, एक बार सिस्टम पर वर्क हुआ नेगेटिव, नेटवर्क डन अगर हम जोड़ दें, और ये आ जाए W1 प्लस W2, और ये आ जाए हमारा 0, तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन में सेम वर्क हुआ, नेटवर्क डन हो गया 0, तो गाड़ी काम कैसे करेगी? नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमेशा क्या होता है, जो W1 होता है ये हमेशा ज्यादा होगा W2 से, और जितना ज्यादा होगा उतना ही नेटवर्क डन ज्यादा होगा, तो W1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन W2। तो नेटवर्क डन कितना हुआ,
ऐसे बोले तो W1 माइनस W2, ये आपका टोटल वर्क डन हो गया। साइक्लिक प्रोसेस में DW कर देते हैं मान लो इसको। तो ये साइक्लिक प्रोसेस जहां नोट किया है वहीं गया। तो उसके बाद ये हो गया हमारा। अब आगे देखो, हो गया ये हमारा हीट इंजन है। अब हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, जो हीट इंजन की एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी का मतलब कितना काम करेगा, ये मेन फार्मूला होता है इसका DW, कि कितना उसने काम किया और उस काम करने के लिए उसको दिया गया कितना। पेपर देते हो ना, एग्जाम देते हो ना, पेपर कितने नंबर का है, मान लो 100 मार्क्स का एग्जाम है, सबको नीट की तैयारी करनी है, सबको जी की तैयारी करनी है, सबको CBSE की तैयारी करनी है, तो आपको पता होगा ना कि कितने का पेपर आता है। एक टारगेट बनाया होगा ना, मुझे इतना करना है ना। एक है कि दिया गया टारगेट, हमारे पास टोटल इतना है, उसमें से हम कितना यूज कर पा रहे हैं, W दिया गया कितना, Q1 कितना यूज कर पा रहे हैं, W एफिशिएंसी। मान लो किसी का 100 में से 70 मार्क्स आए तो बोलेंगे भाई इसकी एफिशिएंसी 70% है। 90 आए भाई इसकी एफिशिएंसी 90% है भाई। अरे बहन देखा है उसके कितने नंबर आए, 95% आए, एफिशिएंसी 95% है। तेरे कितने आए, मेरे तो 96 आए, तो मेरी ज्यादा हुई ना। तो एफिशिएंसी का मतलब कितना मिला और उसको अपने कितना हीट में, वर्क में कन्वर्ट किया, तो ये आपकी हो गई एफिशिएंसी। अब देखो कि हीट इंजन में मिला कितना हीट था भाई साहब, Q1 कुछ काम कर दिया और कितना रिजेक्ट कर दिया, तो कितना काम किया, साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो DQ जो होता है वो किसके इक्वल होगा, DU प्लस DW। अब DU साइक्लिक में तो होगा 0, तो DQ किसके बराबर होगा, यहाँ पर DW इक्वल होना चाहिए ना। और DQ क्या है, DQ आपके इक्वल है Q1 माइनस Q2। कितना लिया कितना दिया, तो ये हो गया Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1। तो ये एफिशिएंसी आ गई हीट इंजन की, है ना। अब एक चीज देखो, मैं Q1 लिखना भूल गया। अब एक चीज यहां पर आप देखो कि अगर किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% कब होगी। अच्छा आगे मैं एक और चीज बताऊंगा आपको, प्रूफ करेंगे इसको हम। ये 1 माइनस T2 बाई T1 भी होगा। T2 टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स, और T2 क्या बताएगा, टेम्परेचर ऑफ सिंक। ये भी है, अगर आपको 100% निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो कर दिया जी, ये लो कर दिया जी, नहीं करना मत करो, रेशियो आ जाएगा और क्या होगा। तो ये भी होता है। अब एक चीज देखो कि कोई भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% कब होगी, 1 कब होगी, यानी 100% कब होगी, 100 है। ये तो चिड़िया ऐसी उड़ा दी मैंने, ये 100 है ना, ये भी 100, चिड़िया उड़ा दिया था मैंने तो ये 100% कब होगी भाई, जब ये होगा 0, जब ये होगा 0। और ये 0 कब होगा, जब Q2 होगा 0 या T2 होगा 0 केल्विन। यानी कि जो एफिशिएंसी है ये 100%, यानी कि 1 कब होगी, जब ये कंडीशन होगी। यानी कि या तो सिंक होगा 0 केल्विन पे, इतना टेम्परेचर प्रैक्टिकली इससे नहीं जा सकते, इम्पॉसिबल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। या हम कह सकते हैं कि जो हीट है ना, देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। और देने की जरूरत नहीं कब पड़ रही, जब सिंक है ही नहीं, जब सिंक है ही नहीं। सिंक की जरूरत क्या है, जब जरूरत नहीं पड़ रही तो इम्पॉसिबल है ना। यानी कि डायरेक्ट फिर हीट फ्लो कैसे करेगा, वह हीट क्या बताया था, हीट एक प्रोसेस होता है जो फ्लो करता है। अब मान लो दूसरा लिया और दिया, और जिसके पास को दिया उसको हीट है 0, तो लिया ही लिया, क्या दिया नहीं कुछ, पॉसिबल है क्या, प्रोसेस है फिर वो नहीं है ना, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब हीट का फ्लो रुक जाएगा, हीट का फ्लो रुक जाएगा। और हीट का फ्लो अगर रुक गया तो फिर प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब ऐसा प्रोसेस या ये इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। हीट के टर्म्स में भी कह सकते हैं। और नोट कर लिया करो पॉज कर करके, जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, सारी चीजें लिखी नहीं जाती,
बहुत सारी चीजें बोल दी जाती है। तो एक काम करा करो, कॉपी पेन उठाया करो, जब लेक्चर चले, जब सुन रहे हो, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई साथ साथ में नोट कर लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज बटन है ना, पॉज करो, नोट करो यार, क्या दिक्कत है। आ गया जो। तो ये हमारा हीट इंजन हो गया। तो हमने देखा कोई भी हीट इंजन ऐसा, पहली बार हमने देखा साइक्लिक प्रोसेस है। दूसरा हमने देखा कि कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं हो सकता जो 100% वर्क को हीट में कन्वर्ट कर दे। 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, कुछ ना कुछ हीट सिंक को देना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझाओ क्या? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि क्या ऐसा मैं जो कह रहा हूं वो सही है या गलत है। लो जी, ये मान लो मैंने एक इंडिकेटर डायग्राम बनाया, ये मैंने एक इंडिकेटर डायग्राम बनाया। अरे कहाँ बनाया यार अभी, बस बोलता बहुत है भाई तू। ये हो गया, मान लो कोई भी ले लेते हैं यार, ये हमने ले लिया, ये लेते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, देखो एक साइक्लिक प्रोसेस ले रहे हैं। ये हम यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोसेस ले रहे हैं और ये जा रहा है ए से बी पे, बी से सी पे और सी से डी पे, सी से डी पे। इस तरह का एक मान लो साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक, ये है वॉल्यूम और ये है हमारा प्रेशर। अब इसमें हम लिख लेते हैं कुछ वैल्यूज इनकी। देखो इतने सारे मार्कर मेरे हाथ में क्यों है भाई, ये अब यहाँ पर क्या होता है, मान लो ये नहीं ले लिया मैंने, इसका इनिशियल स्टेट है इसका पी ले लेते हैं चलो, और वॉल्यूम ले लेते हैं बी। तो बी इसको ले लिया मैंने वी, सॉरी, और ये हो गया आपका पी। अभी मैं एक और जगह छोड़ता हूँ टेम्परेचर के लिए, यहाँ पर लिखूंगा अभी। अच्छा, इसका मान लो वॉल्यूम ले लिया हमने, इंक्रीज कर गया प्रेशर, तो वॉल्यूम तो वही रहेगा, बी ले लेते हैं। प्रेशर मान लो ले लिया इसका हमने 4P, मतलब कि 4P हो गया, ये 4P हो गया, ऐसा मान लो, ऐसा कुछ ले लिया मैंने, P 4P, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया सही। यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या आएगा आकर के, इस पॉइंट पे आकर के वॉल्यूम सेम रहेगा। इसको मान लेता हूँ मैं 4B, ये इसको 4B ले लेता हूँ, सपोज करो ये 4B हो गया और ये भी हो गया, ऐसे 4 ले लिया मैंने। तो ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया इसमें क्या होगा, इसमें तो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4B और प्रेशर रहेगा वही 4P, ये हो गया। इसको अभी एक करता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, डी बाके डी वाले पे, यहाँ पर आपका वॉल्यूम होगा 4B और प्रेशर हो जाएगा आपका P, ये मैंने लिख दिया। यहाँ भी कुछ लिखूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो अलग अलग हमने साइक्लिक प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस बनाया है, रेक्टेंगुलर शेप में ले लिया, किसी भी शेप में ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मैंने एक साइक्लिक प्रोसेस लिया, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि टोटल वर्क डन कितना होता है, टोटल हीट एनर्जी कितनी, जो नेट हीट एब्जॉर्ब चाहिए वो कितना होता है टोटल हीट, और जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, और इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा। ये तीन चीजें हमारे पास, तीनों देखते हैं इसमें टोटल कितना होगा। तो उसके लिए सपोज करो यहाँ पर मैं टेबल बना देता हूँ, उम्मीद करता हूँ टेबल आपको दिखेगा यहाँ से, क्योंकि हो सकता है कि साइड का कट रहा हो थोड़ा सा। तो उसके लिए हमने क्या करा, ये बना देते हैं टेबल, और टेबल पे ले लिया मैंने, ऐसे ले लिया, मान लो इस तरह से मैं टेबल बना रहा हूँ ये। अब मैं अलग अलग इसमें लेता हूँ, ये सबसे पहले लेता हूँ मान लो DU, फिर लेता हूँ DW, और फिर लेता हूँ मान लो यहाँ पर DQ, इस तरह से ये ले लिया मैंने। अब ये अलग अलग प्रोसेस के लिए कर रहा हूँ, देखो मैं अलग अलग प्रोसेस के लिए ये से AB के लिए करता हूँ, फिर BC के लिए, फिर CD के लिए, फिर DA के लिए, और लास्ट में टोटल निकालूंगा, लास्ट में इनका टोटल करूंगा और क्या आएगा वो देखते हैं अभी। अच्छा, इसमें एक चीज आप ध्यान रखना कि ये हो गया टोटल का, ये लास्ट में टोटल में लिख दूंगा जो भी आएगा। अच्छा, अब इसमें जो फार्मूला मेन यूज होगा, देखो उसमें वो क्या क्या फार्मूला होगा, पहले मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ। एक तो होगा मैकेनिकल वर्क PdV, और मैकेनिकल वर्क होता है हमेशा RDT के इक्वल। तो डिफरेंशिएट करोगे, अगर मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो PdV इक्वल्स टू RDT, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो VdP इक्वल्स टू RDT, PV इक्वल्स टू LRT से हमने यूज किया। मान लिया हमने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लिया, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस,
के लिए हम कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ, सारा मैंने बताया कि जो भी 100% एप्लीकेबल हो आइडियल गैस के लिए है, तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लिए ध्यान रखना है। इसको हम इरेज कर दूंगा। तो ये एक तो हमें ये वाला कंसेप्ट इसमें यूज करना है। दूसरा, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है उसका फॉर्मूला होता है CVDT, और मोनोटॉमिक गैस के लिए CV जो होता है वो 3/2 R इंटू dt, ये हो जाएगा। ये DU आ गया, और DW ये हो गया हमारा। और जब हमारा DW और ये चीज है DW, तो अगर हमें DW और DU पता लग गया तो हम DQ तो निकाल ही लेंगे फिर उनको ऐड करके। तो इस तरीके से मैं ये चीज की हमें जरूरत है, मैंने यहाँ लिख दिया। अब एक चीज देखो कि सब में हमें टेम्परेचर में चेंज चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, जो भी टेम्परेचर में चेंज आएगा वो टेम्परेचर यहीं पर, इसलिए मैंने जगह छोड़ दिया, इसको लिख देता हूँ। मान लिया रेड से लिखता हूँ, मान लो उसको, यहाँ टेम्परेचर था T। अब इसमें देखो जैसे यहां से यहां तक सिस्टम गया है तो V कांस्टेंट है, V में कोई चेंज नहीं हो रहा। प्रेशर कितना टाइम्स हो रहा है, प्रेशर 4 टाइम्स हो रहा है। तो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैसेस लॉ आपने पढ़े होंगे, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि अगर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, चार्ल्स लॉ है ना। तो इसका मतलब यहां पर अगर टेम्परेचर T है तो जितना जो रेशियो होगा प्रेशर का, उसी रेशियो में टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर भी हो गया यहाँ पर कितना, टेम्परेचर हो जाएगा आपका 4P है प्रेशर, तो टेम्परेचर हो जाएगा 4T। ऐसे ही ये हो गया। अब इसमें देखो, अब यहां से यहां तक सिस्टम जा रहा है, तो यहां से यहां तक जाने में क्या चीज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब जितना टाइम्स वॉल्यूम हो रहा है उतना टाइम्स फिर क्या होगा, प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो वॉल्यूम कितना टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स, तो टेम्परेचर विल बी 4 टाइम्स। तो 4T का भी 4 टाइम्स कितना जाएगा, 4T का 4 टाइम्स ये जाएगा आपका 16T आ जाएगा, यह जाएगा आपका इसका भी 4 टाइम्स, क्योंकि देखो यहां वॉल्यूम 4 टाइम्स हो रहा है तो टेम्परेचर अगेन बिकम्स 4 टाइम्स, तो 16T आ जाएगा टेम्परेचर इसका। अब आप जब यहाँ पर यहाँ से, उसके बाद यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां से यहां तक जा रहे हैं तो वॉल्यूम सेम है और प्रेशर 1/4 हो रहा है, तो टेम्परेचर भी 1/4 हो जाएगा, टेम्परेचर भी 1/4 हो जाएगा। कितना होगा टेम्परेचर इसका 1/4, यह आ जाएगा आपका 4T, टेम्परेचर आ जाएगा 4T। फिर यहां से यहां देखो क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम 1/4 हो रहा है, तो टेम्परेचर दोबारा टेम्परेचर भी 1/4 हो जाएगा, T आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहां पर बनाया। अब मैं यहां पर इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि ऊपर जो मेरे को यूज आएगा वो यूज आएगा आपका, इसको ये चीज हटा देता हूं, क्वेश्चन जगह बन जाएगी मेरे पास, जगह कम है, और इसको हटा दे क्या, नहीं इसको तो यूज करेंगे, करते हैं, ठीक है। अब अलग अलग प्रोसेस में निकालते हैं। सबसे पहले एक चीज देखो, सबसे पहले तो आप देखो कि इसमें जब जो प्रोसेस है AB, तो AB प्रोसेस में जो AB प्रोसेस है हमारा, यहाँ पर एक और लाइन खींच देते हैं ये ड्यू लिखने के लिए, ये हाँ इसको ऐसे कर देते हैं, ये कर दिया हाँ। अब AB प्रोसेस में आ जाओ, तो AB प्रोसेस में क्या हो रहा है, AB प्रोसेस में वॉल्यूम में चेंज क्या है, क्या है वॉल्यूम में चेंज, AB प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम है 0, और वॉल्यूम में अगर चेंज है 0 तो वर्क डन भी क्या होगा फिर, अगर वॉल्यूम में चेंज है 0 तो मैकेनिकल वर्क डन क्या होगा, मैकेनिकल वर्क डन विल बी 0, तो मैकेनिकल वर्क यहां पर हो गया 0, ठीक। अब आ जाओ ऐसे ही CD के लिए भी वॉल्यूम में चेंज किया है 0, DV 0, PDV, तो मैकेनिकल वर्क डन विल बी 0। इसके लिए CD के लिए भी आपका मैकेनिकल वर्क डन हो जाएगा 0, तो जो 0 था वो मैंने लिख दिया। अब आते हैं कि इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालते हैं, सबका अलग, सबका हम इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालते हैं। देखो क्या है, चलो पहले वर्क डन ही वर्क ही कर लेते हैं। तो वर्क अगर हम देखेंगे तो उसके बाद कौन कौन सा हो गया, ये प्रोसेस रह गया और एक ये प्रोसेस रह गया। अगर इस प्रोसेस में आ जाओगे तो ये प्रोसेस में अगर देखो तो टेम्परेचर कितना टाइम्स, देखो यह फॉर्मूला लगाएंगे हम, मैंने बताया वर्क डन का RDT है ना। तो अगर हम C से D पे B से C पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर कितना टाइम्स हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है आपका 12 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, यानी पॉजिटिव वर्क होगा, है ना। तो ये हो गया आपका 12 टाइम्स, 16 में से माइनस कर दो 4 और R, तो कितना मैकेनिकल वर्क हुआ, दैट विल बी इक्वल टू 12R, प्लस में 12R, नेगेटिव से करते हैं इसको, 12R, ये आ गया 12R, ठीक। अच्छा अब आ जाओ इस वाले पे, इस वाले प्रोसेस में कितना वर्क हुआ। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है,
टेम्परेचर 4T से T जा रहा है ना, तो टेम्परेचर में डिक्रीज आ रहा है, तो dt वैल्यू नेगेटिव, कितना डिक्रीज आ रहा है -3T, कितना हो जाएगा फिर ये -3 यार -3RT, ये आ गया आपका मैकेनिकल वर्क। देखो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ध्यान रखना इस चीज को। पॉजिटिव वर्क, सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर वॉल्यूम घट रहा है ना, कंप्रेशन ही तो हुआ, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो सिस्टम पर वर्क हो रहा है, नेगेटिव आ गया वर्क। अब आते हैं इंटरनल एनर्जी में जो उसके चेंज हो रहा है। देखो ए भी प्रोसेस है, तो ए भी प्रोसेस में अगर देखोगे तो टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है। देखो ये रहा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 RdT, ध्यान रखना इस चीज को। जब ए से बी में जाएगा तो टेम्परेचर में चेंज हो गया 3T, इंक्रीज किया, dt जो 3T डाल दो, कितना आ गया, मैं कहीं साइड में कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहीं पर कर लेता हूँ, थोड़ा बार बार मिटाता जाऊंगा मैं इसको हाथ में। तो 3/2 RdT कितना हो गया इसमें, देखो T से 4T यानी कि 3T यानी कि हमारा हो गया 9T/2, 9T/2 हो जाएगा आपको 4.5T। लिख दो, साथ साथ नोट करके लेना, पॉज करते करते, जगह नहीं है मेरे पास। तो 4.5T, 4.5, यार मैं तो ब्लू और ब्लैक में ही, ब्लैक और रेड में रहेगा, 4.5T हो गया, पॉजिटिव हुआ क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। अब आते हैं बीसी पे। देखो बीसी में क्या हो रहा है, 4T से 16T जा रहा है ना, तो टेम्परेचर में चेंज, इसको हटा दो, तो टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ 12T, टेम्परेचर में चेंज 12T, तो 3/2R इंटू 12T कितना जाएगा 18T इंक्रीज, देखो इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा 18T। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहां से यहां जा रहा है, टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है 16 से 4 जा रहा है, माइनस में आएगा -12T, तो कितना हो जाएगा फिर ये -12, सॉरी 3/2R और -12T, तो 18 आ गया, तो ये भी आ गया -18T, यानी -18T। आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा रह गया आपका, देखो अब आपका रह गया ये वाला। तो इस प्रोसेस में क्या, देखो 4T से T जा रहा है, 3T माइनस में 3T, तो कितना हो जाएगा 3/2R इंटू -3T, 9/2T, 9/2 यानी 4.5 आएगा, -4.5T। तो ये हमारे हमने इंटरनल एनर्जी निकाल दी। अब आते हैं हीट पे। हीट क्या कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dQ = du + dW, ये लगाएंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 4.5T, यहां पर कितना जाएगा 18 और 12 कितना होता है 30T, यहां कितना हो गया -18T, यहां कितना हो गया -7.5T, -7.5T। अब इनको ऐड करके देखो, ये तो 0, कहानी खत्म इसकी। अभी डिस्कस करते हैं रिजल्ट को। ये देखो कितना हो गया, मैकेनिकल वर्क कितना आ गया 12, 9R। अभी डिस्कस करते हैं इसको। यहां देखो कितना है ये, देखो ये सॉरी 4.5 था शायद, ये 4.5 था ना, यहां से यहां गया था, तो ये 4.5 था, 4.5, हाँ 4.5 था। तो ये कितना हो गया, जब ऐड करेंगे 0 हो गया, कितना बचा 12RT। देखो ये तीनों चीजें हमने निकाल दी। अब आते हैं इसको रिजल्ट को डिस्कस करते हैं, देखते हैं हमने करा क्या। देखो सबसे पहले तो इंटरनल एनर्जी में जो टोटल चेंज हो रहा है वो 0 होता है। कभी भी साइक्लिक प्रोसेस में याद रखना इस चीज को, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज 0। इंटरनल एनर्जी में चेंज हमेशा 0 होगा। 0 आ रहा है, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, किसी भी शेप का हो, गया वापिस आया 0। ठीक है, 2 बार कंप्रेशन है, 2 बार एक्सपेंशन है, टोटल करोगे जहां है वहीं आएगा वापस। तो अगर ऐसा है तो बाकी जरूरी नहीं है कि 2 बार हो, 1 बार भी हो सकता है कंप्रेशन, 1 बार एक्सपेंशन, 4 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, ये हमेशा 0 आएगा। अब आते हैं, देखो ये दोनों रिजल्ट जो है ये क्या कह रहा है, ये दोनों रिजल्ट ये कह रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस में ये तो हुआ जो सिस्टम ने वर्क किया, और ये वो हुआ जो सिस्टम को हीट दिया गया था, टोटल हीट जो चेंज हुआ, दोनों में डिफरेंस है।
इसका मतलब क्या हुआ, वर्क हुआ कम और हीट दिया गया ज्यादा। कितना ज्यादा हीट दिया हुआ, 3RT, यहां पर इस क्वेश्चन में 3RT ज्यादा हीट दिया गया। इसीलिए मैंने बताया था कि जब साइक्लिक प्रोसेस होता है तो एक्सपेंशन में, जब चीज देखो, जब गाड़ी को पिस्टन पुश करता है, सिस्टम ने वर्क किया उस टाइम, तो उस टाइम जो वर्क होता है वो ज्यादा होगा, उस टाइम जो वर्क होगा वो ज्यादा होगा। और उसके बाद जब कंप्रेशन होता है, सिस्टम पर वर्क होता है, तो उस टाइम वर्क क्या होगा, कम। और इन वर्क में जो डिफरेंस होता है, यानी कि जब हमने दिया और फिर हमने लिया, हीट दिया ज्यादा, हीट मिला कम, और इस हीट में जो, इस वर्क में जो डिफरेंस होता है वही नेटवर्क होता है। और इस प्रोसेस में जो हीट दिया और लिया गया, रिजेक्ट किया गया, वो हमेशा, जो टोटल हीट में चेंज आया वो हमेशा ज्यादा हुआ और वर्क हमेशा कम हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटल हीट कभी भी इसमें वर्क में कन्वर्ट नहीं होता। वही चीज सेकंड लॉ कहता है कि ऐसा हम मशीन क्रिएट नहीं कर सकते भाई कि जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, जो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। कहां हो रहा है, प्योरली साइक्लिक प्रोसेस लिया है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, यानी कि हीट दे रहे हैं ज्यादा, वर्क मिल रहा है कम। तो एक्चुअली में देखो, ये जो होता है, ये चीजें थोड़ी सी ये जाती कहां है, अगर हम उसको नॉर्मली समझें कि भाई ये चीज सब होता कहां जाती है सब चीजें, तो सिंपल सी चीज है भाई। कोई भी मैकेनिकल वर्क सिस्टम होगा तो सिस्टम के पार्ट्स होंगे, मशीन है, मशीन के पार्ट्स है, इंजन के पार्ट्स है, तो क्या उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, क्या उसमें और बहुत सारी चीजें, डिसिपेटिव फोर्सेज नहीं होगी, क्या वो सिस्टम को मोशन करने से अपोज नहीं करेगी, तो वहां वर्क नहीं चाहिए क्या, चाहिए ना। तो कुछ हीट वहां चला गया, ये चीज हमेशा जरूरी हो, कुछ हीट वहां चला गया, मतलब डिसिपेट हो गया, लॉस हो गया, किसको, इन रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। इसीलिए हमेशा साइक्लिक प्रोसेस में वर्क हमेशा कम आता है, हीट हमेशा ज्यादा देना पड़ता है। समझ में आ गया। तो ये था हमारा एक न्यूमेरिकल कराया मैंने आपको साइक्लिक प्रोसेस पे, समझ में आया होगा अच्छे से। और भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स ट्राई करना आप लोग, और कभी मौका मिलेगा और भी कराऊंगा। एक बार मैं सारा कोर्स कवर कर दूं, जितने भी अभी आगे है उसका वेव्स एंड ऑसिलेशंस आएगा, उसको हम कोर्स पहले कवर करते हैं। उसके बाद और भी हम न्यूमेरिकल्स, जो इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो चल ही रहा है। अगर आपको कोई डाउट होता है, मैंने पहले ही कहा था, कमेंट बॉक्स में डालो, डिस्कस करेंगे उसको, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं सब चीज़ों में। बिंदास पढ़ो, ध्यान रखना, बिंदास रहना बहुत ज़रूरी है। बिंदास नहीं रहोगे कुछ भी काम करने में मन नहीं लगेगा। चलो, ये भाषण हो गया, ये समझ में आ गया आपको। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो के, अगले थर्मोडायनेमिक्स के अगले पार्ट में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है आपको, लाइक करना है भाई, भूल मत जाना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। टाटा बाय।